सचिव और इस जिला में प्रभारी के तौर पे संगठन का काम देख रहे कैमूर के साथी रामजस कुशवाहा जी, अशोक कांति जी, श्रीमती सुनीता देवी जी महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं प्रखंड के, दीनदयाल भास्कर जी जो जिला के उपाध्यक्ष हैं। यहाँ बहुत सारे नेता आए हुए हैं। पार्टी की जो व्यवस्था है, दलित प्रकोष्ठ का यह सम्मेलन है, उस व्यवस्था के मद्देनजर साथियों ने जो इंतजाम किया है, उसके कारण पार्टी के कई वरिष्ठ नेता लोग नीचे बैठे हुए हैं। अब इसमें नाम लेंगे तो थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, क्योंकि इतने लोग हैं। तो सभी सम्मानित नेतागण जो यहाँ उपस्थित हैं, समय ज्यादा हो गया है, समय को बचाना है और आप सब लोग बैठे हुए हैं काफी देर से और स्वाभाविक रूप से भूख भी लगी होगी, इतनी देर से आप लोग बैठे हुए हैं। तो बहुत लंबा भाषण हम नहीं देंगे। यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित अभिभावकगण, भाइयों बहनों, मित्रों और मीडिया के बंधु, बहुत संक्षेप में हम अपनी बात करेंगे। देखिए, यह जो सम्मेलन हो रहा है, इस तरह का सम्मेलन दलित प्रकोष्ठ की ओर से दलित स्वाभिमान सम्मेलन और अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की ओर से अति पिछड़ा स्वाभिमान सम्मेलन सभी विधानसभा क्षेत्र में बारी बारी से रखने का प्रस्ताव है। और इसी क्रम में अभी हम आ रहे हैं सोन के उस पार गोह से, जो वहां अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का सम्मेलन था, उसमें शामिल होते हुए आपके बीच आए। बारूण में कल दलित प्रकोष्ठ का सम्मेलन हुआ, तो इस तरह से सब जगह होगा। देखिए, हमारा जो अनुभव रहा है, आप सब लोगों ने 5 साल तक मुझको भी अपना प्रतिनिधि यहां से चुनकर भेजा था। उस वक्त जो अनुभव रहा, उस अनुभव के आधार पे मैं यह महसूस करता हूं कि कुछ कमी उस समय रह गई, ऐसी परिस्थिति बन गई जिस परिस्थिति के कारण अब आगे आने वाले दिनों में आपसे यदि ताकत मिली तो फिर वैसी परिस्थिति न आवे, ताकि कमी पहले की तरह इस बार न रहे। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अब कमी क्या रह गई थी? देखिए, आप सब लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ, जो दलित महादलित समाज के लोग, या फिर मैंने जिनके बारे में चर्चा की, पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के लोग, खासकर अति पिछड़ा समाज के, वोट देने में सबसे आगे कौन रहता है? जिनकी भी सरकार रही हो, जिनकी भी सत्ता रही हो, जिनको दलित महादलित लोगों ने, अति पिछड़ा समाज के लोगों ने वोट दिया, उन्हीं लोगों की सरकार बनी है आज तक, आजादी के बाद। यही इतिहास है। तो सबसे अधिक वोट देने में आगे आप लोग रहते हैं, अति पिछड़ा समाज के लोग रहते हैं। वोट देने के समय तो सबसे आगे, लेकिन वोट देने के बाद जो व्यवस्था आप बनाते हैं, उस समय आपको जब अधिकार अपना लेना होता है तो आप सबसे पीछे की पंक्ति में जाकर खड़ा रहते हैं और इसका नुकसान होता है। उस वक्त 2014 में हम भी आए, नामांकन के 2 दिन पहले तक मुझको भी नहीं पता था कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र से मुझको उम्मीदवार होना है। लेकिन जो भी परिस्थिति हुई, राजनीतिक परिस्थिति, आप सब लोगों ने आशीर्वाद दिया। अब आपके आशीर्वाद का परिणाम हुआ कि हमारी पार्टी, सिर्फ हम यहां से प्रतिनिधि नहीं बने, बल्कि हमारी पार्टी भारत सरकार में हिस्सेदार बन गई। अब हिस्सेदार बनने के बाद जो ताकत हमारे हाथ में मिली, जो पावर मिला, उसका जब इस्तेमाल करना था, तब हम उस समय भी आते थे और उस समय देखते थे, कई लोगों का चेहरा तो ऐसा होता था कि वोट में जिनका कहीं अता पता नहीं था, वही माला लेकर के सबसे पहले हाजिर हो जाते थे। अब नतीजा उसका होता था, अब उसमें दलित महादलित समाज के नौजवान लोग, जिनको चेहरा से मैं उस वक्त कुछ लोगों को पहचानता भी था,
वोट के समय काफी मेहनत उन लोगों ने की थी। अब कहीं भीड़ में पीछे खड़े हैं। कई बार हम इशारा करते थे, बुलाते थे और बाद में कहते थे कि भाई तुम क्यों पीछे खड़े रह गए। तो सहम के बोलता था वह साथी कि आप जहां बैठे थे वहां तो इतने लोग उजला उजला कुर्ता पजामा धोती पहनकर बैठे हुए थे कि वहां जाने में हमको हिचक होती थी। उस वक्त हमने कहा कई लोगों से कि भैया इस तरह से हिचकते रहिएगा तब आपका अधिकार कभी आपको नहीं मिल पाएगा। हम आपसे भी कहना चाहते हैं, जिस तरह से वोट देने में आप आगे रहते हैं, काम लेने में भी आप आगे रहिए, इसकी जरूरत है। और चिंता मत कीजिए, बाकी जगह क्या होता है उनका मामला। उपेंद्र कुशवाहा जहां रहेगा वहां अगल बगल कौन बैठा हुआ है। अरे आप नहीं आइएगा, जगह खाली रहेगी तो कोई ना कोई तो बैठ जाएगा। आप अगर आइएगा तो जो लोग ज्यादा कुर्सी हड़पे हुए रहेंगे अपने हिस्सा से ज्यादा, उनको जगह खाली करनी पड़ेगी और आपको निश्चित रूप से वहां जगह मिलेगी। इस बात की चिंता उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर छोड़ दीजिए ना। हाँ, जो लोग बैठे हुए होंगे सबको नहीं खाली कराना है, क्योंकि उनका भी हिस्सा है। तो जितना उनका हिस्सा है उतना ले, लेकिन आपका हिस्सा भी हड़प दूसरे लोग ले रहे हैं, तो यह तो गलत हो जाता है ना। तो हम यह कहना चाहते हैं कि वोट देने में जैसे आगे रहते हैं, सजग रहते हैं, काम लेने के समय भी सजग रहिए। देखिए यहाँ माता बहन भी बैठी हुई है। सजग नहीं रहने का क्या परिणाम होता है। आप लोग घर में खाना बनाती हैं, रोटी सब्जी बनाकर चले जाइए और सजग नहीं रहिएगा तो घर के पीछे से बिल्ली आएगी और आपकी बनाई हुई रोटी को चट कर जाएगी। तो सजग नहीं रहने से बिल्ली भी आपका हक मार लेती है। सजग रहिएगा तो बाघ भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए हम दलित महादलित भाइयों से कहना चाहते हैं कि सजगता रखिए। अब इसी दौर में हम लोग देख रहे हैं किस तरह से मार्केटिंग चल रहा है। कुछ लोग आपको कंफ्यूज करने में लगे हुए हैं, कुछ लोग अनर्गल बात प्रचार करने में लगे हुए हैं। अब कई लोग मिलेंगे, हम तो रोज देखते रहते हैं, और अपने समाज के भी कुछ लोग उधर भटक जाते हैं। उनसे भी मैं कहना चाहता हूं, भटकिए मत। कुछ लोग जानबूझकर आपको भटकाने के प्रयास में हैं। कहते हैं लोग कि फलाना आ जाएगा तो भारत का संविधान बदल जाएगा। अरे भैया, आपको याद नहीं है, आप जब जगे हुए थे एक बार कोशिश हुई थी ना, जो दलित भाइयों के लिए अत्याचार रोकने के लिए कानून है, उस कानून के तहत मुकदमा करने पर गिरफ्तारी होती है अभियुक्तों की। एक बार एक न्यायालय का आदेश हो गया था कि केस भी कोई दलित भाई करे तो गिरफ्तारी न हो, पहले जांच हो तब गिरफ्तारी हो। तो पूरे देश भर में आप सब लोग सजग हुए और एक दिन पूरे देश का दलित सड़क पर उतर आया। भारत सरकार को शाम होते होते कहना पड़ा इस कानून में संशोधन करके आपके अधिकारों को हम फिर से बहाल करने का काम करेंगे। हुआ था कि नहीं हुआ था? एक दिन सड़क पर आपके उतरने का यह परिणाम था। भारत सरकार को भी आगे आना पड़ा था। और दूसरा उदाहरण, कृषि कानून एक बार भारत की सरकार लाई थी। कृषि कानून के खिलाफ किसान लोग देश भर के आंदोलित हुए थे और आंदोलन इतना तेज हुआ, लगभग साल भर तक आंदोलन चला। और उस आंदोलन का परिणाम हुआ कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी को आकर के कहना पड़ा मीडिया में कि हमको समझने में कुछ भूल हो गई है, हम गलती को स्वीकार करते हैं और इस कानून को रद्द करने का काम करते हैं। किस तरह से किसान लोग जब सजग हुए तो भारत सरकार को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा कि नहीं लेना पड़ा? आप सजग रहिएगा। बाबा साहब का संविधान है, बाबा साहब का संविधान इतना मजबूत स्तंभ है कि दुनिया की कोई ताकत इस स्तंभ को हिलाने का काम नहीं कर सकती। सजग रहिएगा तब, और सजग नहीं रहिएगा तो कंफ्यूजन बनाने वाले लोग कंफ्यूजन बनाएंगे। उन दिनों कहाँ थे ये लोग जो आज देश भर में कह रहे हैं कि हम सामाजिक न्याय के सबसे बड़े पहरेदार हैं? तब कहाँ थे? लालू जी, नीतीश जी तो भारत सरकार में इतनी ताकतवर स्थिति में रहे हैं
अपने अपने समय पर दोनों लोग, कि उस वक्त जो चाहते भारत की सरकार कर देती, जो चाहते वही भारत की सरकार करती। तो उस समय इन लोगों की आंख नहीं खुलती। वो जो कहा जाता है कि दुख में सुमरन सब करे, तो जब संकट में है, आज राजनीतिक जमीन इनकी खिसक रही है, तब अब याद कर रहे हैं कि हम सामाजिक न्याय का काम करेंगे। आपको मौका कितना दिन चाहिए भाई? 15 साल बड़ा भाई और लगभग 20 साल छोटा भाई, 35 साल। 35 साल कोई कम समय होता है। अब कितना दिन परखिएगा इन दोनों भाइयों को? 35 साल पहले जिसका जन्म हुआ होगा, वो तो पूरा जीवन, जैसे पढ़ाई लिखाई बाकी स्थिति रही हो, पूरा जीवन लगभग जी करके, और 35 साल के बाद अब नौकरी की मुर्गी उसकी खत्म हो गई हो। 35 साल में देख लिया नहीं इन लोगों को, क्या किया है इन लोगों ने। देखिए, जो गरीब लोग हैं, सरकार की मदद गरीब लोगों को सबसे ज्यादा कहां चाहिए? 2 काम में सबसे ज्यादा मदद चाहिए। एक, स्वास्थ्य के लिए अस्पताल की स्थिति, और दूसरा शिक्षा के लिए स्कूल विद्यालय की स्थिति। 2 काम सरकार की मदद के बिना कोई गरीब आदमी को नहीं कर सकता है। जो पैसे वाले लोग हैं उनको नहीं चिंता है। सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं है तो पैसा वाला लोग है उसको क्या कठिनाई है, प्राइवेट में जाकर के इलाज करा लेता है। लेकिन गरीब आदमी जिसकी जेब में पैसा नहीं है, दलित महादलित अति पिछड़ा समाज के लोग, पैसा नहीं है प्राइवेट में जाने के लिए, तो सरकारी अस्पताल में जाएंगे। और सरकारी अस्पताल की दुर्दशा, बिहार भर से लोग जब बीमार पड़ते हैं और कोई बड़ी बीमारी होती है तो पटना जाते हैं। पटना का एक पीएमसीएच अस्पताल, सरकारी अस्पताल, भाइयों और बहनों, 35 साल में एक सरकारी अस्पताल कोई दुरुस्त नहीं कर पाए। अब बिहार में जाते हैं कई लोग, किसी तरह से पहुंचते हैं। दिल्ली में जाकर के गरीब आदमी हो या अमीर आदमी हो, कौन अस्पताल में इलाज कराता है? एम्स में दहाड़ सकता है। लालू जी कहते थे अपने जमाने में कि गैया बकरिया चढ़ती जाए और मुनिया बेटियां पढ़ती जाए। लालू जी आज फिर से आप सक्रिय हो गए हैं। 15 साल आपका, आपके छोटे भाई का 20 साल। गैया बकरिया तो तब भी चल रही थी, आज भी चल रही है, लेकिन गांव की जो मुनिया बेटियां है उसके पढ़ाई लिखाई का क्या इंतजाम है? उनकी पढ़ाई लिखाई का कोई इंतजाम नहीं हो पाया। न बड़े भाई ने किया और न छोटे भाई ने किया। सरकारी स्कूल की दुर्दशा में सुधार हो। हम जब आंदोलन चला रहे थे, पटना की सड़कों पर लाठी भी लगी, लेकिन आंदोलन हम चला रहे थे। और आंदोलन चलाते समय पढ़े लिखे लोग होंगे, आप देखिएगा उस वक्त जो जो मांग हमने रखी थी शिक्षा में सुधार के लिए, पर्चा पुराना वाला मेरा कहीं मिल जाएगा, उस पर्चा में जो जो मांग हमने लिखी थी, आज राज्य की सरकार का ध्यान उस पर गया है। हमने उसी वक्त पहली मांग जो हमारी थी उसमें हमने कहा था कि शिक्षकों की बहाली की जो प्रक्रिया है, राज्य की सरकार इस प्रक्रिया में बदलाव करे और बीपीएससी या बीपीएससी जैसी दूसरी संस्था के माध्यम से बहाली का काम करे। अब जाकर के सरकार को यह सुझा है। नीतीश जी 18 साल आपने बिता दिया, आपको अब जाकर के सुझा है। हम जिस समय 16-17 में कह रहे थे उस समय भी अगर कर दिए होते तो कम से कम 5-7 साल तो बिहार का बच ही सकता था। लेकिन अब जाकर किया है, और अब जाकर किया है तो जो अभ्यर्थी लोग हैं, जो नौकरी चाहते हैं, जिनको लग रहा था सरकार ने बार बार स्टेटमेंट दिया असेंबली में हो, असेंबली से बाहर हो, अब नौकरी मिल जाएगी। एसटीटी कर लो, बीएड कर लो, डीएलएड कर लो, नौकरी मिल जाएगी। अब नौकरी की उम्मीद लेकर जो नौजवान इतने दिनों से बैठा था, अचानक से सरकार ने कह दिया कि अब बीपीएससी परीक्षा देनी पड़ेगी। यही बात अगर पहले 5 साल पहले कह दी गई होती तो आज नौजवान इस तरह से परेशान नहीं होता। उसको पहले से मालूम रहता या इसी रास्ते से हमको जाना है। लेकिन या तो उसी तरह की बात हुई कि किसी को निमंत्रण दे दीजिए, खाने पर बुला लीजिए और थाली में सब कुछ परोस करके तब उसको कहिए कि जाकर के घर जाके नहा के आओ तब खाना। अरे यही कहना था कि नहा के आना है तो पहले बोल दिए होते, हम घर से नहा के आ जाते भैया। तो बीपीएससी अब परीक्षा की बात कर रहे हैं, हमने तो उस समय कहने का काम किया था। और आज बड़ी जोर जोर से कहते हैं कि हम नौकरी दे रहे हैं। नौजवान मित्रों,
आपसे कहा था आरजेडी के युवराज ने कि हम सत्ता में आएंगे तो कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे। सत्ता में तो आज हैं, एक कैबिनेट नहीं सैकड़ों कैबिनेट की बैठक हो गई और आज नौकरी भी मिल रही है। पता कर लीजिएगा, बिहार के नौजवानों का कम उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नौकरी बिहार में मिल रही है, बिहार में मिल रही है। कहा था कि डोमिसाइल नीति लाएंगे, डोमिसाइल नीति के माध्यम से 90% बिहार के नौजवानों के लिए हम यहाँ स्थान सुरक्षित करेंगे नौकरी में। लेकिन क्या हुआ, जो पहले से थोड़ी सुरक्षा थी भी उसको समाप्त करके ओपन फॉर ऑल कर दिया। अब उत्तर प्रदेश के नौजवान लोग आकर के यहाँ नौकरी कर रहे हैं और यहाँ का नौजवान ठगा का ठगा महसूस कर रहा है। कौन सबसे ज्यादा सफर कर रहा है? आरक्षण की बात है। आरक्षण के समर्थक हम भी हैं, हमारी पार्टी भी सामाजिक न्याय की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है। हम भी आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन आरक्षण का लाभ किसको मिलेगा? आरक्षण का लाभ दलित महादलित भाइयों, आपके परिवार में भी कई जात के लोग दलित महादलित में है, पिछड़ा अति पिछड़ा समाज में है। इन समाज में भी जो पढ़ेगा लिखेगा उसी को आरक्षण का लाभ भी मिलेगा। तो पढ़ेगा लिखेगा कहाँ पढ़ेगा? पढ़ाई लिखाई बिल्कुल चौपट है। तो सरकार से मदद चाहिए शिक्षा के मामला में, स्वास्थ्य के मामला में। अब 35 साल, अब कितना दिन देखिएगा इन, कितना दिन देखिएगा। और नीतीश जी के ऊपर तो मुझको घोर आश्चर्य तब हुआ, नीतीश जी का मैं बहुत सम्मान व्यक्तिगत रूप से करता रहा हूं, और तब घोर आश्चर्य हुआ जब नीतीश जी ने कहा, आप सब लोगों को मालूम है कि नीतीश जी का राजनीतिक रूप से जन्म मतलब समता पार्टी जब बनी थी तो लालू जी के आतंक और पाखंड राज की समाप्ति के लिए समता पार्टी का जन्म हुआ था। और उस समय की बात तो छोड़ दीजिए, पुरानी बात हो गई। अभी 2020 जो अंतिम विधानसभा का चुनाव हुआ, इस अंतिम विधानसभा के चुनाव में भी नीतीश जी ने क्या नारा दिया था? 15 साल बनाम 15 साल। लोगों से यही कहते थे कि 15 साल लालू जी का देखिए और 15 साल मेरा देखिए और तब हमको वोट देने का काम कीजिए। तो नीतीश जी उस आतंक पाखंड राज को समाप्त करने की कीमत पर जनता ने आपको वोट देने का काम किया था। और जब आपकी राजनीति आज समाप्ति के कगार पर है कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, तो किस तरह से किश्ती को निकाल करके 2005 के पहले बिहार को बाहर लाया गया तो, और किसी बात की चिंता नहीं है, किसी बात की चिंता नहीं है। बोलने के लिए चाहे जो बोले, सिर्फ एक बात की उनको चिंता है, अपना बेटा कैसे उनका मुख्यमंत्री बन जाए, इसके अलावा कोई चिंता उनको नहीं, कोई चिंता नहीं। उनसे जरा सचेत रहने का काम करना है, सचेत रहने का काम करना है। और जो लोग इस तरह से गलतफहमी पैदा करने का काम कर रहे हैं, संविधान बदल जाएगा, कोई संविधान नहीं बदलने वाला है। आप सजग रहिएगा। और साथ ही साथ हम आपसे आग्रह भी करना चाहते, आपने 2014 में आशीर्वाद देकर सिर्फ मुझको अपना प्रतिनिधि नहीं चुना था, भारत सरकार में हमारी पार्टी को हिस्सेदार भी बनाने का काम किया था। इस बार भी एक बात तो तय है, बाकी जो हो जाए, विपक्ष वाले जो भी करते रहे उनकी मर्जी, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। एक बात जो तय है, जिस तरह से पूरब में प्रत्येक दिन सूरज का उगना तय है, वैसे ही फिर से एक बार भारत सरकार के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पिछड़ा का बेटा नरेंद्र मोदी ही बैठेगा। यह तय है, यह तय है। और जब यह तय है तो अब आप सब लोगों के ऊपर है कि दिल्ली में 24 में बनने वाली सरकार में आप अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं कि नहीं चाहते। अगर आप उस सरकार में हिस्सेदारी चाहते हैं तो हमारी पार्टी को ताकत देने का काम आपको करना चाहिए। दूसरे लोग हिस्सेदार होंगे तो उस रूप में नहीं हिस्सेदार होंगे, लेकिन हमारी पार्टी जब हिस्सेदार होगी, हमने कहा कि विचारधारा से हमने कभी समझौता नहीं किया है। चिंता मत करिए, कोई कंफ्यूजन भी पैदा करे, एक तो आपकी सजगता जरूरी है, और उपेंद्र कुशवाहा जैसा वकील यदि वहां मजबूती से रहेगा तो दुनिया की कोई ताकत आपका बाल वाका नहीं करती। और हमने करके दिखाया है।
ऐसा नहीं कि कोई हम पहली बार यह भाषण करने के लिए आए। हम एनडीए में मंत्री थे, जब मंत्री थे उसी समय पार्लियामेंट में जब हम कॉलेजियम सिस्टम की बात साथी कर रहे थे, न्यायपालिका में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, गरीब घर का बच्चा, दलित परिवार, महादलित परिवार का, पिछड़ा अति पिछड़ा परिवार का, या यहाँ तक कि सवर्ण जात का भी जो गरीब परिवार का कोई बच्चा है, वो आज चाहे कि हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बन जाएं, इसका कोई रास्ता ही नहीं, कोई रास्ता नहीं। वहां तो जो लोग जज पहले से हैं वही लोग जज को बहाल कर देते, अपना बाल बच्चा को बहाल करते, अपने सगे संबंधियों को बहाल करते, और इस तरह की स्थिति में दलित समाज का एकाध कभी कभी जज बन जाता है, पिछड़ा समाज का एकाध कभी कभी जज बन जाता है। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो न्याय देने की सबसे बड़ी संस्था है, वहां अगर आपका आदमी नहीं होगा तो कैसे न्याय मिलेगा? नहीं न्याय मिलेगा, और नहीं मिल रहा है न्याय देश के स्तर पर। तो यह बात हम उस समय उठाने का काम हमने किया जब हम भारत सरकार में मंत्री थे, और पार्लियामेंट में इस विषय पर जब हमने बोलना शुरू किया तो कई मेरे मित्र वहां बीजेपी के, कांग्रेस के, सब लोगों ने मुझको टोका कि आप भारत सरकार में मंत्री है फिर भी आप यह बात बोल रहे हैं। हमने वहां पार्लियामेंट का रिकॉर्ड है, निकलवा के देख सकते हैं। हमने कहा उस समय कि जिस विचारधारा को लेकर हमारी पार्टी चल रही, हम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सानिध्य शुरुआती दौर में मुझको मिला, इसलिए हम राजनीति में आए, वरना राजनीति में हम नहीं आते। तो जो विचारधारा हमारी पार्टी की है, जो कमिटमेंट हमारी पार्टी की है, उस कमिटमेंट को लेकर हम सबसे पहले उसके प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, पहले हमारा कमिटमेंट है, उसके बाद हमारा मंत्री पद या कुछ भी है। हमने कहा वहां पार्लियामेंट में, तो उस वक्त भी विचारधारा के साथ हमने कोई समझौता पार्लियामेंट में भाषण देते हुए आपको दिखा कि हमने नहीं किया। उन सवालों को आगे भी उठाने का काम करना है। अभी मीडिया के बंधु कई लोग हमसे पूछते रहते हैं जहां जाते हैं कि आप तो कॉलेजियम के बारे में बोलते थे, आप अब बीजेपी के साथ हैं, अब क्या राय है आपकी? हम बार बार कहते भैया मेरी राय जो तब थी वही आज मेरी राय, विचारधारा हमारी अपनी है, गठबंधन हमारा है। और आपसे मैं कहना चाहता हूं, जितनी ताकत आप हमारी पार्टी को दीजिएगा उतनी ताकत से हम इन बातों को, इन मुद्दा को अंदर रहकर भी उठाने का काम करेंगे। आपका काम वहां मजबूती से तब भी हम करने का काम करेंगे। तो इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है कि एक बार भरोसा करने का काम कीजिए, हमारी पार्टी को ताकत दीजिए, एक बार भरोसा कीजिए। दूसरे लोगों ने बहुत ठगने का काम किया, सिर्फ आपको नहीं बिहार भर को ठगने का काम हुआ। उनसे बचिए और फिर से एक बार आप सब लोग हमारी पार्टी को भारत सरकार में हिस्सेदार बनाने का काम कीजिए, हिस्सेदार बनाने का काम कीजिए। एक चीज मैं आप सब लोगों से और विशेष रूप से कहना चाहता हूँ, मैंने प्रारंभ में कहा कि जो दलित अति पिछड़ा समाज के लोग हैं पीछे रह जाते हैं। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। जब भारत सरकार में आप सब लोगों ने मंत्री बनाया था तो बाकी बातों की चर्चा करने का वक्त नहीं है, लेकिन एक पावर मुझको मिला था जिसकी चर्चा मैं करना चाहता हूँ। केंद्रीय विद्यालय में नाम लिखवाने का पावर मुझको मिला था मंत्री होते हुए, और केंद्रीय विद्यालय में देश भर में हमारे हाथ में ताकत थी कि किसी बच्चा का देश के किसी केंद्रीय विद्यालय में हम नाम लिखवा सकते थे। यह जो ताकत थी, उस ताकत का इस्तेमाल बाकी जगह के लिए भी हमने किया और अपने क्षेत्र के लोगों के लिए भी किया। हजारों बच्चों का नाम लिखाया, जितने लोगों ने दिया अधिकांश का लिखा गया, कुछ लोगों का नहीं लिखाया होगा, लेकिन अधिकांश बच्चों का नाम लिखा गया। और जिनका भी नाम हमारे पास आया, उस वक्त हमने यह नहीं देखा कि आया, जो भी मेरे सामने प्रस्ताव आया है, आवेदन आया है, वह किस जात का है, किस धर्म का है, किसी ने वोट दिया कि नहीं दिया, हमने कुछ नहीं देखा। सिर्फ काराकाट का पता देखा और विद्यार्थी का नाम केंद्रीय विद्यालय में हमने लिखवाने का काम किया, कुछ नहीं देखने का काम किया। आरजेडी के भी बहुत सारे लोग होंगे जिनका नाम लिखा गया होगा, हम सिर्फ काराकाट एड्रेस देखने का काम हम करते थे। तो इतना हम उस वक्त करते थे, लेकिन उस दौर में मैं मानता हूं कोई स्टडी नहीं है मेरे पास, लेकिन जितने बच्चों का नाम लिखाया, अगर उसका स्टडी किया जाए, विश्लेषण किया जाए, तो दलित महादलित परिवार का बच्चा, अति पिछड़ा समाज का बच्चा निश्चित रूप से कम संख्या में होगा, निश्चित रूप से कम संख्या में होगा।
क्योंकि जो लोग आवेदन लेकर आए उन्हीं का नाम लिखाया ना, और जो लोग आवेदन लेकर नहीं आए उनका नाम कैसे लिखाता। और आवेदन लेकर आने में आप लोग पीछे रहते हैं। मैं आगे के लिए कहना चाहता हूं कि अब आवेदन लेकर आने में आप पीछे मत रहिएगा। और इसलिए हम अपने साथियों से कहना चाहते हैं, देवानंद राम जी हैं, दूसरे लोग यहाँ रजत जी हैं, सब लोग जो पार्टी से जुड़े हुए हैं आपके बीच के हैं, इन लोगों से हम कहना चाहते हैं कि आप लोग आज इन लोगों को बुला लिया, गांव-गांव से सम्मेलन हुआ, घर चले जाएंगे, बात समाप्त हो जाए, इतना से काम नहीं चलने वाला है। अब एक संबंध विकसित कर लेना है। जिस गांव में जहां जहां आप गए वहां से जो जो लोग सक्रिय मिले उनको अपने साथ जोड़ लीजिए, और जहां जहां नहीं गए हैं वहां फिर जाइए सुकुलराम जी और देखिए, और हर जगह से सक्रिय लोगों को जोड़ लीजिए और उनको जोड़ करके इनके गांव से और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में एक ओवर ब्रिज बना दीजिए कि वहां से गांव से कोई दलित समाज का आदमी जब चाहे उपेंद्र कुशवाहा के पास पहुंच जाए, बीच में कोई रोकने का काम ना करे, कोई नहीं रोकेगा बीच में, यदि आप सब लोगों ने थोड़ी सजगता रखने का काम किया। तो आप सब लोगों से भी यही आग्रह है कि सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, इसको निरंतरता दीजिए और इस रूप में आप सब लोगों को जोड़ने का काम कीजिए। तो आप सब लोगों से यही आग्रह करने आए थे कि सब लोग मिलकर के इन बातों पर गंभीरता से विचार कीजिए और सब लोग मिलकर के अपनी सक्रियता को बढ़ाइए, सजगता को बढ़ाइए। निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों में आपके हर हितों की रक्षा होगी और हर तरह से आपका जितना हिस्सा है वह हिस्सा भी आपको मिलेगा, दूसरे लोगों का भी जितना हिस्सा है उनको भी मिलेगा। हम ऐसा समाज बनाना चाहते हैं। देखिए, हम गाली देने वाले लोग नहीं हैं। कुछ लोग गाली देने का काम करते हैं, दूसरे समाज को गाली देने का काम करें। हम गाली देने वाले नहीं हैं। हम सब समाज के लोगों को जोड़ कर ले चलने में विश्वास रखते हैं। हम तनाव पैदा करना नहीं चाहते। हाँ, लेकिन इतना जरूर चाहते हैं कि जिनको अधिकार नहीं मिला, अधिकार से वंचित लोग हैं, उनको अधिकार निश्चित रूप से मिले। हम यही चाहते हैं और अधिकार सबको मिलेगा तभी जाकर समाज में तनाव समाप्त होगा। जब तक अधिकार से वंचित कुछ लोग रहेंगे तो समाज में तनाव रहेगा। तो इसलिए हम ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जिसमें सब लोग मिलजुल करके अपना अपना हिस्सा लें और सब लोग मिलकर के आराम से अपना जीवन व्यतीत करने का काम करें। यही कहने के लिए आप लोगों के बीच आए थे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग जो इस विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों से आए, आपने इतनी गंभीरता पूर्वक हमारी बातों को सुनने का काम किया, इस बात के लिए हृदय से आप सभी लोगों के प्रति मैं धन्यवाद करता हूं और अपने मित्र साथियों का जिन लोगों ने कार्यक्रम का आयोजन किया इनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।